लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning students, I am your computer teacher Chandramouli Tripathi. Today we will discuss chapter number 1, Evolution of Computer. That chapter is helpful for class 4 and 6 both. This chapter is helpful for class 4 and 6. Before this, we will know the full form of computer. C for commonly, O for operated, M for machine, P for particularly, U used for, T trade or technology, E education, and R research. Commonly that means सामान्य रूप से, ऑपरेटेड काम में आने वाली, मशीन पर्टिकुलरली जो विशेष रूप में, यूज्ड फॉर काम में आती है, ट्रेड और टेक्नोलॉजी व्यापार या तकनीकी में, एडुकेशन शिक्षा में, एंड रिसर्च अनुसंधान या प्रयोग कार्य में. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, as you know that your chapter is evolution of computer, that means कंप्यूटर का आविष्कार. So first of all हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि हमें किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, कौन कौन से प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट होने लगे ताकि हम कंप्यूटर के आविष्कार की तरफ आगे बढ़े. इसको जानने के लिए हम कुछ समय पहले की बात करेंगे. जैसे पहले के जो लोग हुआ करते थे, आप सारे लोग जानते हैं, वो अस्थायी हुआ करते थे. अपना पालन पोषण करने के लिए वो बहुत सारे जानवरों को पालते थे, उनको चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे. और वो सारे लोग गिनतियों को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जानने लगे. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनका रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, उन लोगों को कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी ताकि वो लोग अपने कैलकुलेशन को इजीली एंड क्विकली करें. उसके लिए उन लोगों ने सबसे पहले जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया, उस टेक्नोलॉजी में सबसे पहला नंबर जो आता है वो एबेकस का होता है. जैसे कि आप जानते होंगे, एबेकस was the first calculating device. It is invented in about 2000 BC by Chinese. चाइना के द्वारा आज से लगभग 2000 BC पहले एबेकस को बनाया गया. तो एबेकस वुडन फ्रेम का होता था. एबेकस is made up of wooden frame and that is divided into two parts. Upper part is called the heaven and lower part is called the earth. वुडन फ्रेम होते थे वो, उसमें लोहे के रड लगे होते थे. अपर पार्ट में 2 बिट्स लगे होते थे. बिट्स छोटे छोटे गोलाकार होते थे, उनको बिट्स कहते हैं. तो अपर पार्ट में 2 बिट्स हुआ करते थे और लोअर पार्ट में 5. अपर पार्ट को हम हेवन और लोअर पार्ट को अर्थ बोलते हैं. तो जो अपर पार्ट वाले बिट्स थे, 1 bits is equal to 5. It means 2 bits 10 के बराबर. और जो लोअर पार्ट्स वाले बिट्स होया करते थे, 5 is equal to 5. वो 5 के बराबर होया करते थे. तो एबेकस का जो यूज होता था, सिंपली एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए उनका यूज हुआ था. एबेकस के बाद हम नेपियर्स बोन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो नेपियर्स बोन्स, क्योंकि एबेकस के जरिए एडिशन सब्ट्रैक्शन और जितने एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी हम कर सकते थे, लेकिन अगर हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने की जरूरत आती
तब वहां पर एबेकस यूज नहीं हो पाता था। इसके बाद हम नेपियर्स बोन्स की तरफ आते हैं। 1617 में इसका यूज किया गया स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर के द्वारा। इसमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होया करते थे, किनारे किनारे की जो पट्टीदार होते हैं उनको हम स्ट्रिप बोलते हैं। इनका जो यूज होता है विथ विच मल्टीप्लिकेशन कुड बी डन क्विकली, इनके जरिए हम बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही क्विकली कर सकते थे। जैसा कि आप इसका नाम सुन रहे होंगे नेपियर्स बोन्स। जॉन नेपियर तो आपने समझ गए कि जॉन नेपियर इनको बनाने वाले डेवलपर हैं जॉन नेपियर, लेकिन यहां पर बोन्स दिया हुआ है। बोन्स देने का मकसद ये है, यहां पर हमने लिखा भी हुआ है these strips were made from bones of animals due to it is called Napier's bones। इसके जो किनारे किनारे के पट्टियां होते थे वो जानवरों के बोन्स के द्वारा बनाए गए होते थे, इसीलिए हम इसका नाम नेपियर्स बोन रखे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इट इज स्लाइड रूल एंड इट इज invented in 1620 by a German mathematician William Autor। स्लाइड रूल 1620 ईस्वी में जर्मन मैथमेटिशियन विलियम आउटर के द्वारा बनाया गया। इसके जरिए भी हम किसी भी तरह के कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली कर सकते थे। स्लाइड रूल के बाद हम अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, पास्कल्स कैलकुलेटर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कल्स जैसा कि आप जानते होंगे इनका पूरा नाम ब्लेज पास्कल है। ब्लेज पास्कल फर्स्ट रियल मशीन कैलकुलेटेड वाज बिल्ट बाय द जर्मन ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल इन 1642। पास्कल्स कैलकुलेटर को द ग्रेट मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 में इन्वेंट किया गया। नेक्स्ट हम लोग का लेविन्स मैकेनिकल कैलकुलेटर आता है। ये भी एक जर्मन मैथमेटिशियन है लेविन्स, जिनको क्या किया गया, पास्कल्स कैलकुलेटर को मॉडिफाई करके इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए। मॉडिफिकेशन करने के बाद लेविन्स मैकेनिकल कैलकुलेटर को बनाया गया। इसमें सिर्फ एडिशन और सबट्रैक्शन किए गए लेविन्स मैकेनिकल कैलकुलेटर। लेकिन इसके बाद जब बेबेज डिफरेंस रीजन आया, बेबेज आप सारे लोग इनका पूरा नाम जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यहां पे लिखा भी हुआ है चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर मेड अ मशीन व्हिच कुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी अलजेब्रिक फार्मूला एक्यूरेटली अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हम 20 डेसिमल प्लेसेस के किसी भी अलजेब्रिक कैलकुलेशन को इसमें बहुत ही इजीली और क्विकली किया जा सकता था। इसके बाद बेबेज डिफरेंस रीजन में फर्स्ट टाइम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये कैलकुलेशन किए गए। इसके बाद सो स्टूडेंट्स आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर that is divided into 5 parts. First generation of computer to fifth generation of computer. First generation of computer 1946 से 1955 तक का समय है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की वजह से फर्स्ट कंप्यूटर का जो साइज था वो बहुत बड़ा हुआ। वैक्यूम ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब का जो साइज हुआ करता था वो हम लोग से कहीं बड़ा और कहीं चौड़ा हुआ करता था। ऐसे ऐसे नियर अबाउट 50,000 वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए, जिसका पहला प्रॉब्लम हुआ स्पीड। द स्पीड वाज वेरी स्लो। उसमें किसी भी तरह के अगर हम कैलकुलेशन करते थे तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हमें टाइम मांगता था। आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम वो हमको रिजल्ट देता था। तो ये पहला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हमारा स्पीड का। दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्रिएट हुआ हीटिंग पावर का। हीटिंग पावर जैसे वैक्यूम ट्यूब
हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है इसीलिए कि आप लोग उसको जाने। वैक्यूम ट्यूब, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी हीट हो जाया करते थे। हीट होने की वजह से जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होया करता था वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाया करता था, और जब तक वो नॉर्मली कूल ना हो जाता, नॉर्मली वो ठंडा ना हो जाता, तब तक वो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होया करता था। इसके बाद जो उसका वेट था, द वेट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज नियर अबाउट 15 टन, 15 टन उसका वजन था, और उसकी जो लंबाई थी नियर अबाउट 100 मीटर। 100 मीटर का मतलब 300 फीट। अब समझ जाइए एक वैक्यूम ट्यूब 15,000 वैक्यूम ट्यूब की वजह से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज था वो 300 फीट हुआ करता था, और जो वजन था वो नियर अबाउट 15 टन वजन हुआ करता था। और हीटिंग पावर और स्पीड, हीटिंग पावर हो जाया करता था, कंप्यूटर हीट होके ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाया करते थे, और स्पीड बहुत ही स्लो था। इन सारे प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम सेकेंड जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकेंड जनरेशन का जो टाइम हुआ वो 1955 से 1965 था। सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया, वैक्यूम ट्यूब को हटाया गया, और वैक्यूम ट्यूब की जगह पर इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तो ट्रांजिस्टर की वजह से सेकेंड जनरेशन में कुछ हम लोग को रिलैक्स मिले। तो वो रिलैक्सेशन में हमें क्या मिला, थोड़ा सा साइज कम हुआ, थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज हुआ, हीटिंग पावर, जो हीटिंग प्रॉब्लम हुआ करते थे वो थोड़े थोड़े कम होने लगे, हमको स्पीड मिलने लगे। यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल भी लिखा हुआ है सेकेंड जनरेशन का IBM 1620, सीरियस 1604, और बहुत सारे एग्जांपल हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। लेकिन सेकेंड जनरेशन से ही हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उसके जरिए उसी के लिए हमको थर्ड जनरेशन में आना पड़ा। थर्ड जनरेशन 1965 से 75 तक का समय हुआ। थर्ड जनरेशन में क्या किया गया, ट्रांजिस्टर को हटाया गया, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, हम इसको शॉर्ट में IC भी बोलते हैं, I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप का यूज किया गया, किसके जगह पर, ट्रांजिस्टर की जगह पर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ कंप्यूटर के सेक्टर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से ही कंप्यूटर के जो साइज होने लगे वो बहुत ही कम होने लगे, स्पीड हमको फास्ट मिलने लगे, हीटिंग पावर कम हटने लगा, लगभग हीटिंग पावर कम होने लगा, और उसमें हम बहुत सारे कैलकुलेशन को करने लगे, बहुत सारे हम प्रोग्राम को उसमें ऑपरेट करने लगे। यहाँ पर हमने आपको जैसे इसका एग्जांपल IBM 370, ICL 1900, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हुए। इसके बाद फोर्थ जनरेशन में हम आते हैं 75 से लेकर 95, 1975 से 1995 तक का यूज हुआ। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हुए ये माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन के होते हैं, उसमें सिलिकॉन के चिप लगे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर पर। इसमें हमारे PCXT इसके एग्जांपल हुए। और रिसेंटली जो हमारा समय चल रहा है इट इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है कि 1990 के बाद का जो समय हुआ उसमें वो फिफ्थ जनरेशन का समय हुआ। उस फिफ्थ जनरेशन में किसी भी तरह के लॉजिकल डिसीजन को करने के लिए थिंकिंग कैपेसिटी वो सारे के सारे इस कंप्यूटर में हमको मिलने लगे। जैसे इसके एग्जांपल डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, पाम टॉप हो गए, ये सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल हो गए। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कंप्यूटर जनरेशन इज डिवाइडेड इनटू फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का टाइम 1946 से 45, आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। इसके बाद सेकंड जनरेशन 1955 से 1965, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। इसके बाद थर्ड जनरेशन 1965 से 1975, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट IC इसको शॉर्ट में बोलते हैं या चिप का यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1995, इसमें माइक्रो प्रोसेसर के यूज किए गए। और फिफ्थ जनरेशन 95 के समय 95 के बाद का और अब का जो समय चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन का समय चल रहा है। जो एग्जांपल हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल हुए। स्टूडेंट्स इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चलेंगे।
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहला एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर में जितने सारे चीज मापे जाते हैं वो सारे के सारे एनालॉगस फॉर्म में नापे जाते हैं। जैसे हमारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, ये सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा मेजर किए जाते हैं। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर हुए। डिजिटल कंप्यूटर इन दिस एवरीथिंग इज मेजर्ड इन डिजिट और नंबर्स। इसमें सारे के सारे डिजिट और नंबर के फॉर्म में मेजर किए जाते हैं। वी कैन डू एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, हम इसे बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इट वर्क्स इन बाइनरी नंबर, और ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर के बेसिस पे ये वर्क करता है। आप सारे लोग जानते भी होंगे बाइनरी नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट, दैट इज 0 and 1, and computers always works on binary number system. Whatever we give the command to the computer, हम कंप्यूटर को जो भी तरह का कमांड देते हैं वो सारे के सारे हमारे कमांड, हमारे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 के फॉर्म में चेंज किए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं। इसके बाद हम हाइब्रिड कंप्यूटर की तरफ चलेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर सच कंप्यूटर्स आर कंबाइंड फ्रॉम द एनालॉग एंड डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल, इसका मतलब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ। इन दिस कंप्यूटर एवरीथिंग इज मेजर्ड इन एनालॉग सिग्नल। इसमें सारे के सारे एनालॉग सिग्नल में मेजर किए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल होते हैं जिसे हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसका पहला हुआ मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। हमारा जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर में मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होता है इट इज वेरी बिग इन साइज एंड ऑक्यूपाई अ कंप्लीट रूम। ये जो कंप्यूटर होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर वो साइज में बहुत बड़ा होता है, लगभग इसको रखने के लिए एक कमरे की जगह चाहिए। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है रैम की वो 64 जीबी से लेकर 10 टीबी, जीबी का मतलब गीगाबाइट होता है और टीबी का मतलब टेराबाइट होता है। तो ये जो होता है हम लोग का मेनफ्रेम कंप्यूटर, इसका जो कैपेसिटी होता है वो 64 जीबी से लेकर 10 टीबी यानी 10 टेराबाइट तक का होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर के बाद हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में ये इसका जो साइज होता है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर के कंपेयर में कम होता है और इसके जो रैम की कैपेसिटी होती है वो 4 जीबी से लेकर 16 जीबी तक की होती है और इसके हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो 400 या इससे अधिक के जीबी, 400 जीबी और मोर। इसके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 400 या 400 जीबी से अधिक तक की होती है मिनी कंप्यूटर। इसके बाद थर्ड हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर ये स्मॉल इन वेरी साइज। ये कंप्यूटर जो होता है वो साइज में सबसे छोटा होता है। इसके बाद इसका जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। इसको परचेस करने में हमें बहुत कम एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है और इसकी जो रैम की साइज होती है वो 2 से लेकर 4 जीबी तक की होती है और इसके जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है वो 256 जीबी की होती है। इसके बाद हम लास्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज वेरी बिग इन साइज एंड इट इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होता है और इसका जो स्पीड होता है वो सबसे अधिक होता है। देयर कॉस्ट इज ऑल्सो इन मेनी करोड़ ऑफ रुपीज। बहुत एक्सपेंसिव होता है, हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद इसका जो स्पीड होता है, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो भी बहुत हाई होता है। इसके बाद दिस कंप्यूटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि सुपर कंप्यूटर में एक साथ हम 100 सीपीयू, मोर देन 100 सीपीयू। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब कि हम सुपर कंप्यूटर के जरिए एक साथ लगभग मोर देन 100 सीपीयू को हम वर्क करा सकते हैं।
ये पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है। इसके बाद दिस कैन डू करोड़ ऑफ कैलकुलेशन इन लेस देन 1 सेकेंड। करोड़ों करोड़ कैलकुलेशन वेरी फास्टली एंड वेरी एक्यूरेटली हम करोड़ों करोड़ कैलकुलेशन को सेकेंड से भी कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। इसके एग्जांपल क्रे 1 होता है, क्रे 2 होता है, ETA 10 होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने साथ अपना बुक जरूर ओपन करेंगे, चैप्टर 1। जहां भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप व्हाट्सएप के जरिए या आपके डिस्प्ले पर व्हाट्सएप नंबर भी शो कर रहा होगा, आप उसके जरिए अपने प्रॉब्लम को लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम लोग उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देते रहे। थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.